आज आपको 3 साल पहले का एक वीडियो दिखा रहा हूं, जब श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे गए थे और अमेरिका को क्या तोहफा दे के आए, उसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। बहुत शॉर्ट लगेगा आपको, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता हूं। तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, वो वीडियो एक समाचार का है, नेशनल न्यूज का है, क्योंकि सारे तो देश के अंदर गोदी मीडिया है नहीं, कुछ पत्रकार अभी बचे हुए हैं, कुछ चैनल, न्यूज चैनल बचे हुए हैं जो कभी कभी सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से गौर से देखिएगा कि जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करता है, वो उसका मैं आपको ये प्रमाण दिखा रहा हूं। 26 सितंबर को हमने बताया था कि दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनकी दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं और ये सब कुछ हुआ है नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की वजह से। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले नेशनल न्यूज सेंटर ने आपको बताया था कि मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले जरूरी दवाओं की लिस्ट में जो 108 दवाओं के नाम हटाए गए हैं वो मुश्किल बढ़ाएंगे। और ये फैसला इसलिए किया गया ताकि अमेरिका के उद्योगपतियों को संदेश दिया जा सके कि भारत उनके मुनाफे का पूरा ख्याल रखता है। अभी शायद हमारी ये बात आपको याद ना आ रही होगी, शायद थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, पर यह रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जरा आप ध्यान से देखें। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान 29 तारीख को आपने अपने अपने टीवी सेट पर ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी। मोदी जी अमेरिका के बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ नाश्ता कर रहे हैं। आपने देखा होगा टीवी चैनलों के जाने माने पत्रकार और एंकर चिल्ला कर आपको ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जानी मानी कंपनियों के सीईओ भागे भागे आए। मोदी जी देश के लिए व्यापार जुटा रहे थे, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि ये नाश्ता दरअसल हिंदुस्तानियों पर, आप पर, मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी के साथ नाश्ते की टेबल में बैठे इन बड़े सीईओ में से 3 की तारीफ हम आपको बताते हैं। केनेथ सी फ्रेजर, अमेरिका की दवा कंपनी मर्क एंड कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जॉन सी स्टेले, चेयरमैन हॉस्पिरा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस। डेविड डब्ल्यू मैकलेनन, प्रेसिडेंट करगिल फूड हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। आप कहेंगे अरे भाई कौन सा गुनाह हो गया, देश के प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और आपको चैन नहीं। अब थोड़ा धीरज रखिए और इस नाश्ते की टेबल पर जो सीईओज बैठे हैं उनकी कंपनियां कौन सी दवाई बनाती हैं उस पर गौर कीजिए। और गौर कीजिए इस बात पर कि यात्रा से पहले इन दवाइयों के दाम क्या थे और यात्रा के बाद अब दाम क्या हो गए हैं। लेकिन उससे पहले इसी खबर का एक और पहलू देखिए। अगर हम कैंसर की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, डायबिटीज, टीबी, इन सब का इलाज करने वाली जो दवाइयां 26 सितंबर की रात को हमने आपको नेशनल न्यूज सेंटर में खबर दिखाई थी कि दवाई के दाम तय करने वाली संस्था राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने 108 दवाइयों को आवश्यक दवाइयों की सूची से निकाल दिया है। नतीजा, बेहद घातक बीमारियों की बेहद जरूरी दवाइयां महंगी हो जाएंगी। इन जरूरी दवाइयों के दाम अब सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि दवा कंपनी अपनी मर्जी और मुनाफे के आधार पर तय करने लगी। अब इस असर को समझने के लिए देखिए ये ग्राफिक्स। कैंसर की दवा गैफ्टिनेट जो पहले 5,900 की थी, अब 11,500 की हो गई है। कैंसर की ही दवा ग्रेविक पहले 8,500 की थी, वो अब 1,08,000 रुपए की हो गई। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाई कार्टिल 5 mg पहले 92 रुपए की थी, अब 128 रुपए की हो गई है। ग्रेविक्स पहले 147 की थी, अब 1,615 रुपए की हो गई है। एंटीबायोटिक मॉक्सिसिन 400 पहले 250 की थी, अब 399 रुपए की हो गई है। टेरिबिट
200 पहले 34 रुपए की थी, अब 173 रुपए की हो गई है। कोलेस्ट्रॉल के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई एस्ट्रोबॉस पहले 62 रुपए की थी, अब 97 रुपए की हो गई है। अब आपको समझाते हैं कि मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले और यात्रा के बाद दवाइयों की कीमत में अंतर और दवा कंपनियों के सीईओ के साथ उनके नाश्ते का रिश्ता क्या है। केनेथ सी फ्रेजर की मर्क एंड कंपनी कैंसर की दवाई बनाती है और ये भारत में आर्बिट्रक्स नाम से कैंसर की दवाई बेचती है। जॉन सी स्टेले की कंपनी हॉस्पिरा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस भारत की कंपनी कैडिला हेल्थ केयर के साथ मिलकर काम करती है। ये कंपनी भी कैंसर की दवाई साइटोटॉक्सिक बनाती है। डेविड डब्ल्यू मैकलेनन, प्रेसिडेंट कारगिल फूड हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, इनकी कंपनी कीटनाशक जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की दुनिया में सबसे आगे है, जिसे लेकर पिछली सरकार में काफी विवाद रहा है। अब तस्वीर साफ हो गई होगी कि नाश्ते की टेबल पर मोदी जी ने दवा की कंपनियों को क्या संदेश दिया और भारत में निवेश के लिए उचित माहौल की क्या तस्वीर दिखाई होगी। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रिय मित्रों, मैं जो बातें कहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी दरअसल विदेशी एजेंट हैं, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया था तो मेक इन इंडिया का नाम दिया था, डिजिटल इंडिया का नाम दिया था, और डिजिटल करने के लिए एक तरफ तो देश की जनता को यह बताने में लगे हुए थे नरेंद्र मोदी जी कि चाइनीज सामान का विरोध करो, और जो कि आज भी ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ पेटीएम बैंकिंग सिस्टम, चाइना की कंपनी है पेटीएम, लॉन्च किया पेटीएम को चाइना की कंपनी को। क्यों? क्या भारत में कंपनियां कम थी या भारत में उस लायक आदमी नहीं है? ये प्रश्न है। अब थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए। अभी वर्तमान के अंदर जो हमारे 20 जवान को शहीद कर दिया गया चाइना के द्वारा, उसकी एक भारी रकम नरेंद्र मोदी सरकार ने चाइना से ली है। भारी रकम, चाहे उसे हम लोन पे कहिए, चाहे उसकी सौदेबाजी कहिए। इसीलिए कल मन की बात में एक भी शब्द चाइना का मुख से नरेंद्र मोदी के नहीं निकला कि हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भले ही कहे कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं, लेकिन भैया बाल ब्रह्मचारी तो रामदेव बाबा भी अपने आप को ढोल पीटते हैं, लेकिन कितनी दौलत के मालिक बन गए ये आपने देखा। कुछ ही सालों में हिंदुस्तान के गिने चुने उद्योगपतियों में है रामदेव बाबा का नाम। उसी प्रकार अब नरेंद्र मोदी का किस देश में कौन सा बाल बच्चा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो बात पे विश्वास करता है, मैं समझता हूं इस संसार का सबसे बड़ा नादान मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जीवन में कभी सच कहा नहीं। अगर मोदी ने कहा कि मैं पूरब जा रहा हूं तो निश्चित वो पश्चिम की ओर जाएगा। आप एक एक वाक्य मोदी जी का सिर्फ आप याद कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जितने भाषण दिए हैं, क्या उनमें से एक पे भी अमल किया है अभी तक? जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार। अब बात बहुत सारे भक्त कहेंगे कि 370 धारा, अरे भैया जम्मू कश्मीर का क्या, जम्मू कश्मीर के अंदर ही सिर्फ 370 धारा है, और भी प्रदेशों के अंदर है हिंदुस्तान के अंदर, उनमें क्यों नहीं हटाई गई? क्योंकि नहीं, हिंदू मुसलमान का वहां कार्ड खेलना है। ट्रिपल तलाक की बात आ जाएगी, उससे भी हिंदू मुसलमान का ही कार्ड खेलना है। राम मंदिर की बात आ जाएगी, उससे भी यही 3 काम भक्त गिनाते हो ना। तो ये तीनों चीज में नरेंद्र मोदी को वोट बैंक की राजनीति झलकती है, और वोट बैंक के लिए ही ये तीनों काम किए गए हैं। एक काम बता दीजिए, 7वां साल है, क्या एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ भारत के अंदर मोदी सरकार में? क्या एक कॉलेज का निर्माण हुआ?
क्या एक स्कूल का निर्माण हुआ? किसी चीज का? बल्कि जितनी भी वस्तुओं की नरेंद्र मोदी चुनाव के टाइम के अंदर बातें करते थे, उनके दाम 100 गुना बढ़ गए। तो एजेंट है ना नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो विदेशी कंपनी का हो, चाहे वो भारत की कंपनी का हो। नरेंद्र मोदी एक विदेशी और उद्योगपतियों का एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उसको भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब थोड़ी सी बहुत आसान सी बात आप समझिए कि एक डीजल ऐसा वस्तु है कि यदि डीजल का दाम बढ़ता है तो ऑटोमेटिक हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि बसें उससे चलती हैं, 4 चक्का वाहन चलता है, किसान जो खेती करता है उसमें क्या कहते हैं, ट्रैक्टर के अंदर डीजल की आवश्यकता होती है। और जब डीजल महंगा होगा और किसान की खेती महंगी होगी तो किसान मरेगा या जिएगा, इसका फैसला आप स्वयं करें। अगर बस में किराया महंगा होगा तो किसकी जेब पे असर पड़ेगा? आम जनता की। यानी कि मिला जुला के कहें तो मोदी सरकार एक उद्योगपतियों का एजेंट के रूप में भारत का कम और विदेशों का ज्यादा, जैसा कि अभी आपने न्यूज 24 समाचार के माध्यम मैंने दिखाया, 3 साल पुराना वीडियो है। उस टाइम में भी मैंने इस वीडियो को शेयर किया था, लेकिन उस टाइम में यह वीडियो उतना वायरल नहीं हुआ था, क्योंकि अंधभक्ति का जो चश्मा ओढ़े हुए हैं उनको यह चीज नजर नहीं आएगा। थोड़ी सी अंधभक्ति का चश्मा उतार के थोड़ा अपने समाज के लिए, थोड़ा अपने देश के लिए सोच के देखिए, तो आपके दिल में जो जगह मोदी की बनी हुई है ना, मैं कह रहा हूं जूता उतारेंगे और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढेंगे आप, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा दीमक है। दीमक धीरे धीरे देश की जनता को दीमक की तरह चाट गया, देश को खोखला कर दिया। आप समझिए, ये राहु केतु भारतीय समाज के अंदर राहु केतु का एक बहुत बड़ा तिग्रमबाजी में योगदान है। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मैं राहु केतु कहता हूं। ये ग्रहण है, ग्रहण इस देश के लिए, ये देश के विकास के लिए, भारत के विनाश के लिए ये 2 व्यक्ति आए हैं, विनाश के लिए। इनसे भारत का कभी भला होने वाला नहीं है, चाहे ये जितने डींगे हाँक ले। कल मैं शहनवाज हुसैन साहब को सुन रहा था डिबेट के ऊपर, वो कहते हैं कि क्या आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पे, जुबान पे विश्वास नहीं है? क्या आपको गृह मंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है? कैसे विश्वास हो जाएगा? राजनाथ सिंह ने तो कहा कि जमीन हमारी कब्जा हुई है, मोदी जी कह रहे हैं नहीं हुई है, कैसे विश्वास हो जाएगा? आप एनआरसी के मुद्दे पे ही रख लीजिए ना, पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री कहते हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा, और नरेंद्र मोदी कहते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर अपने भाषण में कि एनआरसी शब्द का कहीं कोई प्रयोग ही नहीं हुआ है। जो चीज आप समझ लीजिए, सोशल मीडिया का युग है, कोई बातें निकलती हैं तो हवा की तरह वो पूरे देश में फैल जाती हैं, और जब एक एक व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों का बयान सुनता है, उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो इससे बड़ा फ्रॉड प्रधानमंत्री क्या कभी दुनिया में देखा होगा? ये फ्रॉड है, फ्रॉड। अरे इसने अपने घर का जेवर बेच के भागा था, ऐसा सुनने को आता है। जो अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दे सका, अपनी पत्नी को संग नहीं रख सका, वो देश की जनता को रख सकता है? जिस स्त्री से शादी करके 7 फेरे लिए, 7 जन्म के कसमें खाए, उस व्यक्ति को छोड़ के भाग गया, वो व्यक्ति क्या आपको लगता है किसी को इंसाफ देगा? देश के लिए कभी किसी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि आप घर परिवार छोड़ दो। रामचंद्र जी भी छोड़े थे घर बार, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तें थी, तब छोड़ा था। उन्होंने अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन किया था। और रामराज की जो बातें होती हैं
क्या राम राज के अंदर कभी किसी के ऊपर अत्याचार होता था? आप जरा खुद सोचिए, खुद फैसला करिए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि क्या राम राज के अंदर इंसानों पे अत्याचार होता था? राम राज का मतलब है एक एक व्यक्ति, जनता सुखी, सभी वर्ग के लोग खुशहाल से रहे, शांति से रहे, वो हुआ राम राज। और जिस व्यक्ति की, जिस राज्य के अंदर सुख शांति ना हो, अशांति सी फैली हो, वो राम राज कैसे हो सकता है? वो तो रावण राज हो सकता है। लेकिन रावण राज में भी जनता को कष्ट नहीं हुआ था, कष्ट कंस राज में हुआ था, दुर्योधन राज में हुआ था। तो एक कंस है और दूसरा दुर्योधन है। दोनों इस देश के लिए बहुत बड़े घातक व्यक्ति हैं। ज्यादा क्या कहूं प्रिय मित्रों। हाँ, आज मैं एक चीज और कहूंगा। आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर, जो आप सबको याद होगा अमित शाह से आत्मन भारत बोला गया। आत्मन भारत, आत्मनिर्भर नहीं, एक ये भी लफ्ज नहीं बोला पार लगता है। ये व्यक्ति हमारे देश के गृह मंत्री हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।